गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैट्रिक परीक्षा 2023 का मुहिम आज से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको सारे विषयों का, सिर्फ मैथ छोड़ के जिसका भी ऑब्जेक्टिव बनता है, सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए आज का पहला जो अध्याय है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ 50+ ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहला स्लाइड है, चलिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में अभी के समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा वो होगा यूरोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में जो किस वंश का स्थापना हुआ वो वियना कांग्रेस के द्वारा फिर से किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बूर्बो राजवंश। अगला क्वेश्चन आपका है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी, आपको पता है कि मेजनी यूरोप में राष्ट्रवाद में बहुत ही चर्चित चेहरा है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका जो संगठन का नाम है वो है कार्बोनरी। कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। पहला बात ये देखिए, एकीकरण मतलब क्या होता है। एकीकरण मतलब होता है एकजुटता। तो कौन नहीं चाहता था कि इटली तथा जर्मनी दोनों एक हो, क्योंकि उसको डर था कि ये दोनों अगर एक हो जाए तो हमारा सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो कौन नहीं चाहता था कि ये दोनों का एकीकरण हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। अगला, आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ये मेटरनिक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो ये भी पूछ देता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो मेटरनिक, वो भी आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर दिया, यानी उसको कौन सा पद दिया था। उसको प्रधानमंत्री का पद दिया था। अगला क्वेश्चन, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। बहुत सारे ऑप्शन होगा, व्यापारी, दार्शनिक, लेखक, नाविक। तो आपको टिक मारना है नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। चलिए, एक नाविक। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देता है कि गैरीवाल्डी के बारे में लिखे या गैरीवाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। तो वो भी हम बताएंगे VVI क्वेश्चन का जब सीरीज स्टार्ट होगा तब। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव का मुहिम शुरू की है तो वो ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया, इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। देखिए, ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जालबेरिन कैसी संस्था थी या जालबेरिन किसकी संस्था थी। तो इसका अर्थ एक ही हुआ। इसका आंसर होगा कि जालबेरिन जो है व्यापारियों की संस्था है। किसकी? व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क। चलिए यहाँ देख लीजिए, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स, वही सिसिली और नेपल्स गणराज्य जो है, वही बात है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, उसी का चर्चा हो रहा है यहाँ पे नेपल्स का। तो नेपाल का क्रांति जो था वो 1821 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यूनान जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा, यानी उसको आजादी का दर्जा कब दिया गया। तो 1832 ईस्वी में। का 1832 ईस्वी में। अगला है, कार्बोनरी। कार्बोनरी एक संगठन है जिसका आपको पता है संबंध किससे था। मेजनी से था। कार्बोनरी का संबंध मेजनी से और मेजनी का संबंध कार्बोनरी से। तो कार्बोनरी का गठन किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी का जो गठन है वो 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने पहला स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और पहले स्लाइड में 14 नंबर क्वेश्चन तक था और यहाँ से 15वां नंबर। तो 15वां नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के साथ हुई, या एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुआ। तो इसका जो आंसर वो होगा तुर्की एंड रूस। तुर्की और रूस के बीच हुआ था एड्रियानोपुल की संधि।
एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी में हुआ। कब? 1829 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, या सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सेडोन का जो युद्ध है वो फ्रांस और पर्सा के बीच लड़ा गया। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला है कि सेडोन का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो सेडोन का जो युद्ध है वो 1870 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1870 ईस्वी में। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड का जो विद्रोह है उसको रूस ने कुचल दिया। कुचल दिया मतलब दबा दिया। पोलैंड में जो विद्रोह उठा उसको दबा दिया गया। ये किसने किया? तो रूस ने किया। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 बता ही चुके हैं। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप के जो वासी है उनको किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यानी प्रेरणादायी रहा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यूनान। कहाँ का? यूनान का। अगला है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली, इसको इंग्लिश में यंग इटली भी बोला जाता है। तो इसका दो क्वेश्चन दोनों एक ही होगा कि युवा इटली कहिए या इसको यंग इटली कहिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया या युवा इटली संस्था का स्थापना किसने किया? तो इसका जो स्थापना किया उसने, उसका नाम है मेजनी। कौन? मेजनी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? जैसे कि उनका पेशा क्या था? तो वो कूटनीतिक थे। क्या थे? कूटनीतिक। अगला है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट जो था राज्य, उसका शासन कौन था, शासक कौन था? तो वो है विक्टर इमेनुअल। कौन? विक्टर इमेनुअल। और इन्होंने ही काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि यानी इंग्लैंड के कौन से कवि थे जो मारे गए यानी शहीद हो गए? तो उनका नाम है लॉर्ड बायरन। क्या? लॉर्ड बायरन। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन जो कि व्यापारियों की एक संस्था थी, तो जालवेरिन की स्थापना किस राज ने किया? तो जालवेरिन का जो स्थापना वो प्रसा ने किया था। किसने किया? प्रसा ने। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा है वो मैग्यार है। मैग्यार। 27 नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तुर्की का पराजय हुआ था। किसका? तुर्की का। 28 नंबर क्वेश्चन, मारियान का मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो है फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, पालना मतलब झूला, जिसमें यूरोपीय सभ्यता आराम से झूल रहा है, यानी कि बोलिए तो जहां अच्छे ढंग से यूरोपीय सभ्यता को सजोए रखा हुआ है यानी सुरक्षित रखा गया है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। किसे? यूनान को। यूनान में यूरोपियन सभ्यता को बहुत अच्छे से संजोया गया है। जैसे एक छोटे बच्चे को पालना में अच्छे से संजो के रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह यूनान में यूरोपियन सभ्यता को संजो के रखा गया है। अगला है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1688 ईस्वी में पारित हुआ। कब? 1688 ईस्वी में। तो आप दूसरा स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके बाद हम तीसरे स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। चलिए ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने दूसरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तीसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और तीसरा स्लाइड जो है हम 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? यानी कि जब फ्रांस में 1789 की क्रांति चल रहा था तो उस टाइम फ्रांस में किस राजवंश का राजा जो था वो शासन कर रहा था? इसका सही आंसर होगा बूर्बो राजवंश। 32 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू हुई। कब हुई? 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? जर्मनी को एक करने के लिए यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। कितने युद्ध? 3। अगला है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। कौन था? जर्मनी। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? किसने कहा वियना कांग्रेस में कि पवित्र संघ जैसा कुछ होना चाहिए, यानी पवित्र संघ का योजना किसने प्रस्तुत किया? तो ये रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किसने कहा था
या कहें तो किसका कथन है कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी कि अंग्रेज के राजा जो है वो जिस तरह शासन करते हैं उस तरह शासन करने से बेहतर है कि मैं लकड़ी काट के अपना जीवन व्यतीत करूं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो चार्ल्स दसम का है। किसका? चार्ल्स दसम का। और ये कौन थे? तो ये फ्रांस के राजा थे। कौन थे? फ्रांस के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासन था वो विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। 38 नंबर क्वेश्चन का है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था? यूरोप का मरीज, यूरोप एक महादेश है, उसका मरीज किससे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता था वो तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो आपको पहले भी बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राइज संघ का स्थापना किया था। तो वही है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। इसका पूरा नाम था जर्मन राइन संघ, यानी जर्मन राइन राइज। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कि नेपोलियन ने 39 नंबर करा दिए। 40 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र घोषित किया गया? यानी कौन सा संधि हुआ जिसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी उसको आजाद कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा सही एड्रियानोपुल की संधि। कौन सा संधि? एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि। 41 नंबर क्वेश्चन से पहले आप ध्यान रखिएगा कि यंग सिर्फ लगा हो, यंग इटली हो, यंग यूरोप हो, या युवा इटली हो, या युवा यूरोप, ये दो ही है। मतलब यंग इटली उसको युवा इटली, यंग यूरोप उसको युवा यूरोप। तो ये चार क्वेश्चन तरीके पूछने का है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 है, इसको 4 तरीके से पूछा जाता है। बस आपको एक ध्यान रखना है कि किसी भी तरीका से पूछे इसका आंसर होगा मेजनी। कौन होगा? मेजनी। क्योंकि मेजनी ने ही यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का स्थापना किया था। तो इसका यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। अगला क्वेश्चन है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन जो है वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, आपको पता ही है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी एक संगठन था जिससे मेजनी जुड़ा हुआ था। तो कार्बोनरी का जो है स्थापना किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में। कब हुआ? 1810 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश शासन स्थापित हुआ, निरंकुश राजतंत्र का शासन हुआ। किसका? निरंकुश राजतंत्र। 46 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? देखिए, लाल कुर्ती का संस्था जो है इसका गठन गैरीबाल्डी ने किया। लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको सेम जैसा लगेगा, लाल कुर्ती और लाल सेना। लाल सेना इसमें नहीं है, लाल सेना दूसरे चैप्टर इतिहास का समाजवाद एवं साम्यवाद उसमें है। यहाँ है लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती का जो स्थापना किया गैरीबाल्डी ने किया। और जब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तब आपको वहां लाल सेना बताया जाएगा। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हुआ है, अगले स्लाइड में देखेंगे। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपका लास्ट और आखिरी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 4। और इसी के साथ आपका टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का पहला चैप्टर का खत्म हो जाएगा। और आशा नहीं, विश्वास रखिए कि अगर पहला चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा तो इसी 50 क्वेश्चन में से एक रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए लास्ट स्लाइड का 47वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कौन सा घटना ऐसा घटित हुआ कि जहां सारे लोग भिन्न भिन्न थे वो एकजुट होकर राष्ट्रवाद की बात करने लगे? ऐसा कौन सा घटना घटित हो गया? तो ऐसा ही घटना हुआ जिसका नाम है पुनर्जागरण की घटना। कौन सी घटना? पुनर्जागरण। 48 नंबर कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडॉन का जो युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका आंसर होगा सेडॉन का युद्ध। 49 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हो पाया। तो इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 50 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी कि जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो उसका नाम है नेपोलियन थर्ड। क्या? नेपोलियन थर्ड। तो चलिए इसी के साथ आपका पहला चैप्टर का 50 क्वेश्चन टॉप VBI ऑब्जेक्टिव
समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह अगले एपिसोड का इंतजार करें, वो अगले जस्ट कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा, जो कि दूसरा चैप्टर का समाजवाद तथा साम्यवाद का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड और इसी तरह बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से लगता है किसी और को फायदा हो रहा है तो उसके पास जरूर भेजिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।